हेलो एवरीवन। सो फाइनली मैं आपके लिए पॉलिटी का कोर्स लेकर आ गया। और मैं इसमें पॉलिटी के एक एक लाइन को एकदम अच्छे से डिफाइन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने काफी सारे जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि मुझे पॉलिटी में इस वर्ड से समझ में नहीं आते, काफी हार्ड हार्ड वर्ड है। और हार्ड लगेंगे ही, क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें रीजन बताया ही नहीं गया है, बस लिखा गया है कि ये हुआ। उसका रीजन बताया ही नहीं है, और उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन्स हैं। और अगर आपको वो रीजन्स पते होंगे ना, तो आप लोग उसे एकदम अच्छे से याद कर पाएंगे। तो मैं आज से आपका पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। और चलिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि 6 क्लास का बच्चा भी समझ जाए। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला लाइन, द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर्स थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहला बात तो ये अराइव्ड इन 1608, 1608 में क्यों आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों आया। फिर उसके साथ इसी को एक्सक्लूसिव राइट्स क्यों मिला, मतलब मोनोपोली। फिर ये क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में ही ये क्यों दिया गया, मतलब वही 1608 में ही इन लोग क्यों आया, उसी टाइम पे इन लोगों का क्या मन हुआ कि इसी टाइम आ गया। चलिए एकदम ध्यान से देखते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, सब कुछ एकदम रीजन अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि ये 1600 से पहले हम लोग इसको जानते नहीं थे, और ना ही यहाँ से कोई ट्रेड होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले होता था, जब रोमन एम्पायर रहता था ना, रोमन एम्पायर, आप लोगों ने कनिष्क का नाम सुना होगा, कनिष्क के टाइम जो सिल्क रूट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ पे हम लोग ये क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। तो यहाँ यूरोप से जो भी आता था तो हम लोग टैक्स वसूलते थे। तो इसका मतलब क्या लग रहा है आपको, पहले तो वो हम लोग का होता ही था, लेकिन फिर ये वास्को डी गामा ने खोज किया है, ये बात होता है। ये क्यों होता है, क्या है ये, इसका रीजन क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे रोमन एम्पायर खत्म हुआ था, ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ। ऑटोमन एम्पायर कहाँ स्टार्ट हुआ, ये अरब वाले रीजन में, ये वाले रीजन में। और यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे यूरोपी। और इन लोगों में एक चीज दिक्कत हो गया कि ये लोग हो गए ये वाले क्रिश्चियन, और ये लोग हो गए अरब। अरब मतलब कि मुस्लिम, मुस्लिम वाले हो गए। तो क्या हुआ, इन लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गए। इन लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे से क्या, अरब ईर्ष्या करने लगे। इन लोग एक मतलब टैक्स को धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा। फिर सुएज कैनाल जो है, इसे तो एकदम ब्लॉक ही कर दिया। और इसके बाद ये डायरेक्ट अब जो ट्रेड हो रहा था उसको बंद कर दिया, मतलब कहीं कहीं बंद हो गया, कहीं कहीं एकदम हाई टैक्सेस, जिससे कि मतलब अब ये हो ही नहीं सका, ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये एकदम मतलब डायरेक्ट इन लोग ये नहीं कर पा रहे थे, ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। एकदम इंटरमीडियरीज एक बीच में रह रहा था, उसके बाद ट्रेड कर पा रहे थे। तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इंटरमीडियरीज बहुत ज्यादा पैसा ले रहे थे। और इधर सुएज कैनाल भी बंद हो गया था, तो कहाँ से जाएंगे और यहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते सामान मिलते थे, इन लोगों को जरूरत था वहाँ का सामान का। तो क्या करता है इन लोग, तो सब लोग सारा देश से अपना अपना भेज देता है, ये जाओ तुम लोग कुछ न कुछ करके लाओ, कुछ न कुछ करो, इंडिया को खोजो, कहीं दूसरा रास्ता तो होगा ही। तो क्या होता है, सबसे पहले देखो, सब सारे जगह से कहीं न कोई भेजता है। जैसे स्पेन से जाता है, आई थिंक ये कोलंबस जाता है, इधर खोजता है, बोलता है इंडिया खोजने जाता है, कुछ और खोज के आता है। क्या खोज के आता है आप कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद ये जो पुर्तगाल से जाता है, पुर्तगाल जाता है, पुर्तगाल तो इधर से होके चला जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्ट चला जाता है, बहुत सारे बीच में कंटिन्यूअस ट्राई किए गए थे। जैसे कि ये इन लोग ऐसे यहाँ पहले इधर से जाने का सोचा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेत, बहुत ज्यादा रेत, खाना वाना कुछ काम ही नहीं कर रहा है, पानी सूख जा रहा है, ऊंट मर जा रहे हैं। ऊंट मर जा रहे हैं तो कहाँ से होगा, यहाँ पे रेत मिल गया। फिर थोड़ा नीचे गया तो यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट भरा हुआ है, इतना ज्यादा फॉरेस्ट भरा हुआ है, भरा पड़ा है फॉरेस्ट, यहाँ जंगल एकदम इतना ज्यादा डीप फॉरेस्ट की यहाँ से कुछ पार ही नहीं किया जा सकता। आप बताइएगा कि ये फॉरेस्ट क्यों है यहाँ पे। फिर उसके बाद और नीचे गया तो बनमानुस टाइप का आदमी मिलने लगा, मतलब थोड़ा सा जो पुराने टाइप के आदमी है तो अटैक करने लगे। आदिवासी टाइप के आदिवासी दैट मीन्स कि जो कबीले में रहते थे उन लोग मिलने लगे, तो इन लोगों पे अटैक करने लगे, तो इन लोग भी यहाँ से भाग भाग गए। फिर और थोड़ा नीचे गया तो यहाँ पहुंचा, यहाँ पे एक केप ऑफ गुड हॉर्न बोल के जगह है, वहाँ पे एक गुजराती व्यापारी मिल गया। तो वो बोला कि आपको इंडिया जाना है, चलिए मैं इंडिया का ही हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये इसके साथ मिल के, अरे यार, तो इंडिया के साथ मिलके लेके चला गया इसको यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा प्यार मिला, लाड दुलार किया गया, बहुत ज्यादा मसाला मिला, एकदम फ्री में सस्ते में दे दिया, पैक करा के दे दिया। तो यहाँ जाके आके बोलता है, मालिक मालिक बहुत सस्ता है वहाँ पे, मैंने रास्ता खोज लिया है। तो फिर इसके बाद ये क्या करता है, ये अपना पूरा बैठा देता है यहाँ पे, अपना कंपनी उम्पनी बैठा देता है। फिर ये देख के दूसरा भी आ जाता है, डच भी आ जाता है, फिर ऐसा देख के स्पेन भी आ जाता है। फिर ऐसा देख के और कौन आएगा, फिर उसके बाद बोलेगा इन लोग इतना कमा रहे हैं, हम लोग भी कमाते हैं, तो इन लोग भी चला जाएगा, ऐसे करके कंपटीशन बढ़ता है। तो 1600 में ही, क्योंकि 1500 आई थिंक 39 में ऑटोमन एम्पायर ने अपना मतलब बहुत बड़ा कदम स्टेब्लिश किया था, तो इसीलिए इन लोग को इधर आना पड़ा। तो तो इन लोग इधर आ गए।
फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गया। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली क्यों दिया गया, इसका भी एक रीजन है। कहाँ गया इसका रीजन, ये है कि कहाँ गया फोटो, कहाँ गया यार, रुको। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये देखिए क्वीन एलिजाबेथ, और ये कौन है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक। तो इन लोगों के बीच में ट्रेड हुआ, इन लोग इसको ये मोनोपोली दिया। लेकिन क्यों दिया, इसी को मोनोपोली क्यों दिया, इसका रीजन ये है कि ये बोला कि देखो, एक तो ये भरोसेमंद वाला आदमी था, बड़ा कंपनी था, जैसे इंडिया में टाटा है, तो वैसे ही ये भरोसे वाला आदमी था। इसके साथ और क्या, बड़ा कंपनी है, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाएगा, और क्या, इसके साथ और एक चीज था कि ये बोला कि मालिक मालिक मैं आपको इतना अमाउंट हर साल दूंगा, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट मुझे पता नहीं है कितना अमाउंट, लेकिन काफी ज्यादा अमाउंट का बात किया गया था कि इतना अमाउंट मैं आपको दूंगा, और आपके बदले सिर्फ मुझे मोनोपोली दीजिएगा, ताकि यहाँ से कोई और ज्यादा और कोई व्यापार करने ना जा सके। तो बोला ठीक है, अगर मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं आराम से करूंगा। तो ऐसा बोल के बात मान लिया और चला गया। और फिर इसके बाद देखिए ये शिप से चला जा रहा है, शिप से आ रहा है, इंडिया आया 1608 में, इंडिया आया। अब 1608 से जो 1765 है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा वॉर हुआ। 16 से 1765 तक बहुत ज़्यादा वॉर हुआ। सारे कंपनीज एक दूसरे में मतलब बंट के ख़त्म ही होने लगे। कोई जो पुर्तगाल वाला था वो सिर्फ गोवा तक ही ख़त्म हो गया। फिर जो और कोई कोई जो ये था वो मलेशिया इंडोनेशिया तरफ अपना शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे बचा सिर्फ कौन बचा, यहाँ पे लास्ट तक बचा था ये 1760 1750 तक बचा था ब्रिटिश और फ्रांस। तो ब्रिटिश फ्रांस को भी खत्म कर दिया, वो कर्नाटक वॉर में फ्रांस को भी लास्ट में खत्म कर दिया। लास्ट में बचा सिर्फ ब्रिटिश। ब्रिटिश बहुत ज्यादा दिमाग वाला आदमी था, उन लोगों ने हर चीज पे कब्जा कर लिया धीरे धीरे। उन लोगों ने क्या किया, लास्ट 1764 में ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को ट्रेडिंग राइट्स मिल गया। इसके बाद पूरा एकदम चेंज ही हो जाता है खेल। तो 1764 में एक वॉर हुआ, जिससे मतलब बंगाल को जीत लिया था। तो बंगाल को जीतने के बाद क्या हुआ कि वो मुगल जो एम्परर है उससे वो दीवानी राइट्स ले लिया। तो पहली बार इन लोगों को टैक्स करने का हक मिल चुका था, इन लोग अब टैक्स कलेक्ट करेगा। तो इन लोग को अब आप ये मत पूछिए कि बंगाल वॉर क्यों हुआ, इसके लिए आपको ये पढ़ना होगा मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे पढ़ाऊंगा काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं कर सकता। इन लोगों को ट्रेडिंग राइट्स मिल गया, तो इन लोगों ने दीवानी ले लिया, और इसके बाद सोचा कि अब तो पूरा पैसा आएगा, एकदम अच्छा खासा होगा, मस्त पूरा जिएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेडिंग राइट्स इसमें पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में मैं बताऊंगा। तो ऐसे करके ये रूल चलाता है कब तक। ये पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, द दिस बिगेन द कंपनीज रोल एज टेरिटोरियल अथॉरिटी। ये टेरिटोरियल अथॉरिटी टेरिटरी का अथॉरिटी बन गया। फिर 1858 में इसका रूल खत्म हो गया, सेपॉय म्यूटिनी हुआ तो इसका रूल खत्म हो गया। ब्रिटिश क्राउन बोला कि अब हम संभालेंगे ये रूल। बोला ठीक है। और फिर ये ब्रिटिश क्राउन का रूल कब तक चला, ये चला जब तक इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेनिंग कर लिया। बहुत ज्यादा ये हुआ था, मतलब प्रेशर पड़ रहा था धीरे 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 धीरे, बहुत प्रेशर पड़ रहा था। तो रिफॉर्म करते 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 इन लोगों को 1947 में इन लोगों को छोड़ना ही पड़ा, नहीं सका, और मतलब सका ही नहीं, हालत भी खराब हो चुका था ना, वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था उधर, तो उन लोगों को जाना ही पड़ा। विथ इंडिपेंडेंस केम टू द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस के साथ उन लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, क्योंकि और उन लोग तो फिर से ऐसा नहीं ना करेगा कि जो पहले हाल था वैसा ना हो। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाकी ताकि मोनार्की वाला सिस्टम फिर से ना आए। तो ठीक है, बोला कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया, 1946 में बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन केम इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था आई थिंक 26 नवंबर 1949, और इसे 26 जनवरी 1950 में इन्फोर्स कर दिया। अब जो है जो भी काम होगा इस जो एग्रीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके साथ ही होगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। सेवरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन कॉलोनियल रूल। बहुत सारे जो हम लोग रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा है, फीचर्स जो है वो किससे मैच करता है, कॉलोनियल रूल से मैच करता है। बहुत सारे रूल्स हम लोग देखेंगे जो एकदम सेम टू सेम कॉलोनियल रूल से उठाए गए हैं। इसीलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हम लोग ये चैप्टर है, ये हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं। There were many developments during the British administration that formed the legal structure for India's political and administrative system. बहुत सारे ऐसे रूल्स बने हैं जो इंडिया के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉर्म किए हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चीज को पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में बनाया गया था, जैसे कि पार्लियामेंट जो अभी हम लोग देख रहे हैं, उसका जो हम लोग एकदम रूट्स जो होता है ना, एकदम जो ये कहाँ से आया है, तो वो हम लोग देखेंगे, इसी चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि कहाँ से आया है। फिर और क्या है, फिर और है these colonial events heavily influenced the shape of India's constitution and governance। और ये जो colonial events है इसी से मतलब जैसे कि
बहुत सारे कॉलोनियल इवेंट्स है, जैसे कि लैंड रिफॉर्म वाला हम लोग के ऊपर जो लैंड रिफॉर्म हम लोग क्यों लाए थे। ये लैंड रिफॉर्म वाला तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म किया, मिक्स इकोनॉमी रखा, ये इसलिए रखे थे क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। हालांकि वो तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ इवेंट्स है जिसके कारण हम लोगों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब चीज़ को ऐड किया है। तो देख लेते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट कौन कौन सा, एक कंपनी रूल, कंपनी रूल चला, उसके बाद एक क्राउन रूल। क्राउन रूल चला 1858 से 1947 तक। 1857 में क्या हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा मतलब इन लोग हद से ज्यादा कर रहे थे, इसी चीज को कम करने के लिए अब हटा दिया गया। अब बोला इन लोग तुम लोग से होने नहीं वाला है, छोड़ो। तो पहले तो हम लोग को कंपनी रूल देखना है। कंपनी रूल स्टार्ट होता है 1773 से 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है क्या, ये पहला बात तो ये आया क्यों, बट वाई वाज इट नीडेड, ये आया ही क्यों था, इसका जरूरत क्यों था। तो पहले हम लोग को वो जानना जरूरी है। तो क्योंकि जब हम लोग को ये पता होगा तब हम लोग को याद भी रहेगा उसके फीचर्स के बारे में, क्योंकि जो फीचर्स दिए गए हैं वो उसके रीजन्स के मुताबिक ही दिए गए हैं। सबसे पहला तो देखिए, आपको पता होगा, मैंने बताया 1765 में इन लोगों को दीवानी राइट्स मिल गया था, दीवानी राइट्स मिला। अब तो सब खुश, ईस्ट इंडिया कंपनी भी खुश और ब्रिटिश पार्लियामेंट भी खुश, दोनों खुश। दोनों चाह रहा है कि, दोनों सोच रहा है कि अब तो पूरा पैसा आएगा, एकदम भर भर के पैसा आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इन लोग को पैसा आता ही नहीं, इन लोग और उल्टा घाटा में चला जाता है। इन लोग सोच रहा है पैसा आएगा, उल्टा घाटा में चला जाता है। इससे तो एक शौक लग गया इन लोग को। इसके साथ और क्या हुआ, इन लोग जब इन लोग को रूल करने का मौका मिला, इन लोग को टैक्सेशन सिस्टम इन लोग को दिया गया, कुछ कर नहीं पाया। और एक साथ क्या था, इसके साथ क्या था, फेमाइन आ गया था। सेवेंटीज में ना फेमाइन आ गया था, फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। अकाल में इतने लोग मरे थे, इतने लोग मरे थे, इसके बारे में मैंने लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ, देखो। द बंगाल famine of 1770 resulted into the death of approximately 10 million people। approximately नहीं, 10 into 10 million मतलब 10 लाख, मतलब 1 करोड़ लोग लगभग मर चुके थे। तो इससे क्या पता चल रहा था, कंपनी कैसा जो शासन कर रही है वो दिख रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो बात हो गई, वहां पे तो बात होगा, कितना गंदा इन लोग रेगुलेट कर रहे हैं, तो पता चल ही रहा है, थोड़ा सा भी काम का नहीं है। तो ये एक चीज था कि इतना आदमी मरा क्यों, इतना तुम लोग क्या किए, इतना आदमी क्यों मर रहा है। देखो, एक तो अकाल पड़ा हुआ था, ऊपर से इन लोग टैक्स लगा रहा था, इसी से आदमी मर गए थे वो काफी ज्यादा। उसके साथ साथ और क्या था जो पैसा नहीं आ रहा था, इसके साथ और एक रीजन था, कंपनीज ऑफिशियल वेयर एंगेज विथ मैसिव करप्शन। करप्शन इतना भरा पड़ा था इन लोग का ये में, जो ऑफिशियल्स है इन लोग पूरा इतना करप्शन कर रहे थे, इतना करप्शन कर रहे थे। इसके लिए फिर रिफॉर्म चाहिए था। फिर क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो ये वाला चीज रीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन लोग को लगा था 1765 के बाद कि अब तो भरपूर पैसा आएगा, क्योंकि अब टैक्स कलेक्ट करने वाला भी सिस्टम इन लोग को दे दिया गया था, पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट भी खुश। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा क्या करता है, इन लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप रियलिटी मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा सोच के देखिए कि इन लोग हर साल कंपनी को देता है 1 लाख रुपया करके देता है, रुपया मतलब एग्जांपल है तो सपोज करके चलिए 1 लाख रुपया दे रहा है। लेकिन इन लोग क्या करता है, उल्टा उधारी मांगता है, मालिक मालिक मुझे ना 5 लाख रुपया चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये इन लोग देखा कि इतना इन लोग डाउन चला गया है, ये हो क्या रहा है इन लोग के साथ, तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ठीक है, और इसके साथ और क्या, देयर वाज नो फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंट्रीज पॉलिटिकल एक्शन। इसके साथ साथ और क्या, कंपनी का जो क्राउन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, इन लोगों के पास कोई भी ऐसा कुछ रूल्स या रेगुलेशन, कुछ भी मतलब ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था जिससे कि वो कंपनी को देख सके, कंपनी को कंट्रोल कर सके, या फिर कंपनी का जो क्या कर रहा है उसको पता चले। बस क्या क्या इन लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, बस यही है, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें मोनोपोली दूंगा, बस यही तक था रिश्ता, और कुछ नहीं, कहानी खत्म। इस चीज को लेकिन देखा कि बंगाल में फेमाइन है, इतना लोग मरा, इन लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बस देखते रहा, कुछ किया नहीं, देखते रहा, कुछ किया नहीं, किया, इसके कारण ही मरा था। तो इसीलिए बोला कि नहीं, अब तो इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए नाम भी इसका रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। और ये क्यों आया, इसमें क्या क्या फीचर्स आएगा मैं बताऊंगा कि ये क्यों ही दिया होगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों दिया होगा, ताकि वो जो मर रहे हैं लोगों का बात सुना जाए। फिर उसके बाद करप्शन हो रहा है तो करप्शन लेने से मना करेगा। फिर इन लोगों के पास कोई ऐसा ये नहीं था, बॉडी नहीं था कि कंपनी कैसे रूल करेगा कंपनी, मतलब ऐसे ही बस जाती थी हुजूर गुजूर हुजूर गुजूर करके रूल करती थी, कुछ ऐसा फंक्शन था ही नहीं, बॉडी था ही नहीं, कहाँ से करेगा। इस चीज को ठीक करने के लिए काफी सारे चीज बनाए गए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। इट हैड इमेंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बिकॉज, इसमें कौन बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, बहुत बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग है। क्यों,
मेड द फर्स्ट मूव बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द कंपनीज एक्टिविटीज इन इंडिया। तो मार्क द फर्स्ट मूव, तो ये पहली बार ऐसा मूव था, मतलब इसके पहले तो सिर्फ मोनोपोली था ना, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें मोनोपोली दूंगा, लेकिन ये पहला मूव था जिसके बाद इन लोगों ने कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। कंपनी क्या कर रही है अब इसे एकदम देखा जाएगा, नोटिस किया जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है एकदम अच्छे से। कुछ गलत करेंगे तो उसके ऊपर भी जांच होगा, वहां पे इम्पीच किया जा सकता है। फिर और क्या है, मेड द कंपनीज ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, कंपनी का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बनाया गया, जैसे एसी मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर उसके बाद सबॉर्डिनेट बनाया जाता है, आगे पढ़ने वाले हैं। फिर और क्या, लेट द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, पहली बार सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का फाउंडेशन रखा। और सेंट्रलाइज क्यों किया जा रहा था, क्योंकि सब अलग अलग टाइप के मतलब अपना मनमानी कर रहे थे, इसीलिए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट किया जाने लगा। कौन कौन अपना मनमानी कर रहा था, एक तो बंगाल इधर, बॉम्बे इधर मद्रास, बॉम्बे वाले बंगाल का बात मानता ही नहीं था, तो इसी चीज को लेके सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट किया गया। बंगाल को उस टाइम पे हेड माना जाता था, तो इसलिए हेड बनाया गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज किया गया, अभी आपको फीचर्स अच्छे से समझ आएगा। तो द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। एंड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members were created to assist him in administrative and executive matters। तो और क्या किया गया, देखिए सबसे पहले ये एक क्या करेगा, ये गवर्नर जनरल, उसके साथ ये चार, ये कौन है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर्स, ये क्या करेगा, इसको असिस्ट करेगा, रूल्स लेने में, डिसीजन लेने में असिस्ट करेगा एग्जीक्यूटिव मैटर्स, और कौन सा मैटर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। वारेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर दिस एक्ट, और वारेन हेस्टिंग जो है 1773 के बाद ये पहले ऐसे ये गवर्नर जनरल बने जो इस एक्ट के अंडर काम कर रहे थे। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ आएगा और आप दिमाग खोल के रखिएगा। हाँ, ठीक। सेकंड वाला में क्या कहा गया, द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बोल रहा है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को, मद्रास जो है ना, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, उन लोग को सबऑर्डिनेट बनाया गया, मतलब उन लोग को पावर को कम किया गया और ऊपर को पावर ज्यादा दिया गया कि तुम लोग मेरे नीचे रहोगे। ये कौन बोल रहा है, बॉम्बे बंगाल वाला बोल रहा है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा मनमानी कर रहा था, इधर उधर हो रहा था, अच्छे से टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, इस चीज को लेके किया गया। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ना। दस इंट्रोड्यूसिंग सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट हो रहा है इस टाइम पे। अब सेंट्रलाइजेशन के बारे में बता दे रहा हूँ, रुकिए। जो सेंट्रलाइजेशन है ये 1773 से स्टार्ट होता है। आप मान के चलिए, अभी 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 के लिए मान के चलिए 1857 तक, और उसके बाद 1857 से आई थिंक, हाँ 1857 1858 होता है, लेकिन 1857 ही मानिए, 1857 से 1947 तक डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब यहाँ पे सेंट्रलाइज होगा, सेंट्रलाइज मतलब ऊपर वाला पावर को बढ़ाया जाएगा, टॉप डाउन, और यहाँ पे डाउन टॉप, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या, यहाँ पे धीरे धीरे पावर को घटाया जाएगा, इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, वैसे करके होगा। एकदम शॉर्ट समरी मैंने बताया, इसको आप ध्यान से रखिएगा। फिर मैं आगे बताऊंगा कि ये 1857 नहीं, यहाँ पे 1833 होगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप अभी इतना ही मान के रखिए 1857। ठीक, डिसेंट्रलाइज होता है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होता है। आपको आवाज आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा जगह देखा, मिला ही नहीं मुझे, फिर मैं यहीं लग गया। फिर ठीक है, ए सुप्रीम कोर्ट वाज established in Kolkata in 1774 consisting of one chief justice and three other judges to exercise jurisdiction over British subject in Bengal, बिहार, उड़ीसा। ये क्यों बनाया गया होगा, साफ साफ रीजन है, जो फेमाइन वाला चीज है वो पहले, वो जो हो रहा था वो ना हो, क्यों क्यों क्या हो रहा था, फेमाइन जब अकाल आया था तो उन लोग, फिर जो ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उन लोग फिर भी वो वसूल कर ही रहे थे, वसूल कर रहे थे, मतलब क्या, पैसा नहीं था फिर भी वो, नहीं तुमको देना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा, मार रहे थे, पीट रहे थे, बहुत ये कर रहे थे। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ताकि और लोग मरे ना बहुत ज्यादा। वहाँ ब्रिटिश ब्रिटिश में ब्रिटिश का निंदा हो रहा था ना, ब्रिटिश के लोग, जो ब्रिटेन के लोग हैं उन लोग निंदा कर रहे थे, इसीलिए चीफ जस्टिस बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाद में इन लोगों के लिए नेगेटिव हो जाता है, देखते हैं आगे। ठीक, company's servants were prohibited from engaging in private trade or accepting bribes, gifts, presents from local rulers and people in any capacity। तो बोला कि आप कंपनी का जो ये है सर्वेंट्स है, उन लोग ये नहीं ले सकता, घूस नहीं ले सकता, ना ही कुछ प्रेजेंट या फिर गिफ्ट ले सकता है। प्रेजेंट का मतलब भी गिफ्ट होता है, मतलब उन लोग नहीं ले सकता,
उन लोग नहीं लेगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा हो रहा था ना, तो इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। अगर लेगा तो उसे इम्पीच किया जाएगा, मतलब सजा दिया जाएगा। ठीक। The court of director of the company was required to report regularly on revenue, civil, military affairs of the Indian administration to the British government। क्यों क्या किया? क्योंकि इन लोग पैसा नहीं दे पा रहा था, घूस बहुत ज्यादा था, पैसा दे ही नहीं पा रहा था, इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आप रिपोर्ट देंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आप रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट देंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट रिपोर्ट देगा। अब आप उस दिमाग में आएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो समझ आ रहा है कि वो एक पार्लियामेंट है ब्रिटिश का, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? तो देखो मैं बता रहा हूँ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी बोल के मैं लिख रहा हूँ, आपको पता हो जाना चाहिए सीओडी। ये किसका किसके अंडर था? ये इसके अंडर था। पहले तो इसमें 24 बॉडी है, 24 मेंबर है, सॉरी 24 मेंबर। ये आपको जानना जरूरी नहीं है, आपके बुक में लिखा भी नहीं होगा। तो ये किसके अंडर था? ये था ईआईसी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जो हेड एम्प्लॉय हैं वही लोग इसमें बैठे हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड। हाँ, इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट से, सॉरी, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोई रिलेशन नहीं है। आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ये किसके अंडर आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम करता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रिपोर्ट, मतलब उसी को देखता है, सब कुछ करता है। तो इसको क्या बोला गया कि तुम सुनो सुनो सीओडी, तुमको ब्रिटिश पार्लियामेंट में हर मतलब रिपोर्ट भेजना होगा, सब कुछ का रिपोर्ट भेजना होगा। रिपोर्ट भेजोगे तुम। ठीक है, बोला हम रिपोर्ट भेजेंगे। तो क्या लग रहा है आपको? अब ये करेगा, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। यहाँ फिर भी डायरेक्ट कंट्रोल आप अगर देखेंगे तो कहाँ है? हाँ ठीक है, थोड़ा मोड़ा डायरेक्ट कंट्रोल है, लेकिन उतना कहाँ है? ये अगर झूठा रिपोर्ट भेजेगा, इसको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ये जैसा भी रिपोर्ट भेजे इसको मानना पड़ेगा। कहाँ से? कुछ भी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज को ये बाद में हम लोग देखेंगे, इन लोग ये सोच के बनाया गया। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी आता नहीं है, घूस वूस चलते रहता है। क्यों? क्योंकि देखो रिपोर्ट ना भेज रहा है, एक कागज का टुकड़ा है, उसमें थोड़े पता चल रहा है कि वहां पे हुआ क्या है, नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सब कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी बनाएगा। फिर उसके बाद क्या? इट वाज द फर्स्ट, यहाँ बताया हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया। इट वाज द फर्स्ट स्टेचू पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये पहला ऐसा एक्ट था जिसमें मतलब वो देखेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम कर रही है, उसको रेगुलेट करेगी। दस मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस बाय लॉ इन ब्रिटिश इंडिया। ये पहला जो ऐसा लॉ है, अब लॉ बनना स्टार्ट होगा। ये पहला बिगिनिंग है, स्टार्टिंग का सबसे पहला लॉ यही है। तो आपको समझ में आ गया कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। फेमाइन वुमेन्स हो रहा था, घूस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो सबऑर्डिनेट थे, उन लोग बात नहीं मान रहे थे, इसीलिए क्या हो रहा था? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था एक दूसरे के बीच में, इसीलिए ये चीज लाया गया। तो अब देखते हैं 1781 वाला एक्ट ये क्यों आया। ये लाने का रीजन क्या है? रीजन सही में एकदम सिंपल है कि देखो, जो 1773 का एक्ट है ना, उसमें बहुत सारे लूप होल्स मिल जाते हैं। मतलब देखो, इन लोगों को तो सोच के, अच्छा सोच के भेजा था, एकदम परफेक्ट परफेक्ट एक्ट बोल के, लेकिन उन लोग इसमें भी लूप होल्स खोज लेता है। लूप होल्स क्या खोजेगा? फिर उसमें से कुछ कुछ आउटकम्स जो नेगेटिव निकल जाते हैं, वो सारे चीज हो जाते हैं। इसमें तो नेगेटिव्स के बारे में ही बात होगा, लूप होल्स आगे होगा। तो नेगेटिव्स क्या हो जाते हैं? इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था ना, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। मतलब क्या सोच के बनाया, क्या काम किया? सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया कि इन लोग बंगाल के लोगों को मतलब ये करने से बचाएगा, अच्छे से रखेगा। लेकिन क्या करता है? तो बंगाल के लोगों को बचाने के साथ साथ इन लोग मतलब रेवेन्यू मैटर्स को डाउन कर देते हैं। मतलब क्या होता है, कोई भी बंगाल का आदमी है, वो जाता था और जाके बोलता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करता था कि हम, मेरे पास देखिए पैसा तो है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे। एकदम रो रो के बात करता था, बोलता मेरे पास हम कहाँ से देंगे। तो देखिए, बोलता था कहाँ से देंगे। सच में उसका हालत एकदम पूरा हड्डी उड्डी निकला हुआ रहता था। सुप्रीम कोर्ट बोलता था हाँ, बात तो सही है, बुलाओ फिर, तुमसे कौन पैसा मांग रहा है। तो फिर बुलाता था। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सर्वेंट होता था, उन लोग बोलता था हमको चाहिए पैसा। इसके इसी बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था और वो पैसा नहीं ले पाता था, केस बन जाता था। और बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग होने लगे, बहुत ज्यादा केसेस बनने लगे इन लोग के ऊपर, ब्रिटिश सर्वेंट्स के ऊपर। तो क्या हो रहा है इसमें? कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुना दे रहा है, गवर्नर जनरल कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट उन लोग को मतलब प्रोटेक्ट करेगा। तो बस अब क्या करेगा? दिक्कत करेगा। तो दिक्कत, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को अब इसको डाउन किया, सॉरी, ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को डाउन करेगा। क्यों डाउन करेगा? क्योंकि इन लोग को तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को पैसे से मतलब था ना, इन लोग को पैसा आना चाहिए। क्यों? ये ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा मालिक आप क्या कर दिए सुप्रीम कोर्ट बना के, यहाँ पे देखिए हम ये सुप्रीम कोर्ट बनाए, हम पैसा नहीं ले पा रहे, हम पैसा नहीं ले पाएंगे तो हम आपको पैसा कहाँ से देंगे। तो फिर वो चुप हो जाएगा, वो बोलेगा ठीक है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा पावर को कम कर देते हैं। ठीक है बोलेगा, उन लोगों को मन नहीं होगा लेकिन करना पड़ेगा, क्या करेगा।
तो क्या करेगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑल द एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल का बात नहीं किया गया है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब 1+4, इन लोग कुछ भी डिसीजन लेगा, इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाहर होगा, मतलब इन लोग जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे, तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम योर फादर, बस हम तुमसे बड़े हैं, ये चीज हो गया। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल काउंसिल है, हाँ मतलब सबको ही है। फिर और क्या, रेवेन्यू मैटर्स आर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रेवेन्यू मैटर्स को क्यों हटाया गया, जो हम बताएं पैसा नहीं दे रहा था तो इन लोग कुछ कर नहीं पा रहा था, सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा था बंगाल का आदमी लोग, तो इसको कम करने के लिए, इसको हटाने के लिए, कि अब बोला कि रेवेन्यू मैटर्स होगा तो उसमें जुरिडिक्शन नहीं करेगा, अब तुम लोग अगर कुछ सिविल मैटर्स होगा, मर्डर ऑर्डर होगा, वो सब चीज में देखोगे, इसमें रेवेन्यू वाला मैटर होगा तो तुम लोग इसमें नहीं जाओगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इसमें नहीं लेगा, सुप्रीम कोर्ट का इसमें पावर खत्म। फिर और क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट was required to apply Hindu law in cases involving Hindus and Mohammedan law in cases involving Muslims, thereby respecting the religion's custom। तो ये क्यों कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू के लिए हिंदू लॉ रखेगा और मुस्लिम के लिए मुस्लिम मोहम्मदन लॉ रखेगा, क्यों कहा गया, देखो क्या होता था पहले, इन लोग क्या करता था कि सबके ऊपर ब्रिटिश लॉ लगा देता था। ब्रिटिश लॉ लगाने से क्या होता था, ब्रिटिश लॉ जब लगाता था ना तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे डिसीजंस होते थे जो मतलब उन लोग के हिसाब से वो सही है, लेकिन ब्रिटिश लॉ के हिसाब से वो गलत हो जाते थे, तो इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, और सुप्रीम कोर्ट तो बनाया गया था उन लोग का अच्छा के लिए, तो इसीलिए इसको बोला कि नहीं अब हिंदू लॉ बनाओ, हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ, तो बोला ठीक है बनाते हैं, अब ऐसे ही काम करेंगे। और रेवेन्यू मैटर्स में भी तो उन लोगों का हटा दिया गया था ना, तो अब थोड़ा सा अब और शांत करने का कोशिश करेगा, ठीक है। अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स वेर डायरेक्टेड टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट द सुप्रीम कोर्ट। और क्या बोल रहे हैं, जो अपील्स है, अपील्स क्या होता है, अपील्स मतलब कुछ मान लीजिए कि लोअर कोर्ट से डिसीजन है, उससे तुम खुश नहीं हो तो तुम अपील करते हो हायर कोर्ट में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हायर कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही उस टाइम पे प्रोविंशियल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट था, तो प्रोविंशियल कोर्ट का कुछ डिसीजन तुम लोग को पसंद नहीं आया तो तुम अपील करोगे ऊपर वाले में, तो वो अपील कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, गवर्नर जनरल काउंसिल में होगा। रीजन क्या है, रीजन यही है कि इसको ज्यादा पावर दिखाओ, इसको गवर्नर जनरल काउंसिल को ज्यादा पावर दिखाओ, बहुत ज्यादा पावर दिखाओ, ऐसे नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा कम पावर दिखाओ, ये चीज बोला गया। और उन लोग क्या रीजन दिया होगा, ऐसा तो हम लोग को पता है कि इसको ज्यादा पावर दिखाना, लेकिन उन लोगों ने क्या रीजन दिया होगा, उन लोगों ने ये ऐसा रीजन दिया कि जो ये है ये क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब से रह रही है, 1600 ईस्वी से 1750 तक, 1765 हो गया है ना अभी, तो ये इन लोग को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इन लोग को पता है, सब कुछ पता है, तो इन लोग अच्छे से रूल्स बना पाएगा, तो ये चीज बताया गया, उन लोग का रीजन सोच सकते हो। गवर्नर जनरल काउंसिल वाज empowered टू फ्रेम regulations फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल इंट्रोड्यूसिंग डेलीगेटिंग लॉ मेकिंग। तो इन लोगों को, ये गवर्नर जनरल काउंसिल को ये भी पावर दिया गया कि आप लॉ भी बना सकते हो, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं होगा, क्योंकि वो उतना दिन से रहा नहीं है, ये काफी ज्यादा दिनों से रहा है, तो इसको पता होगा अच्छे से, ये अच्छे से लॉ बनाएगा, ये सब चीज बोला गया। हालांकि रियल रीजन तो वही है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का पावर को बढ़ाया जा रहा है, ठीक। अब 1718 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये क्यों आया, ये लाने का रीजन क्या था, और काफी जल्दी आ गया, देखिए 1784 का एक्ट क्यों आया होगा, यही होगा 1773, फिर भी अभी भी काम नहीं कर पा रहा है, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बहुत ज्यादा सारे लूप होल्स निकल रहे हैं, तो क्या करेगा, अब लूप होल्स को अब बंद करना पड़ेगा। अब उसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में होता क्या है, पहले इसका ओरिजिन जान लेते हैं, क्यों है, क्यों पहला ओरिजिन तो वही है कि रेगुलेटिंग एक्ट फेल्ड हो रहा था, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंसर्न्ड अबाउट द कंपनीज ग्रोइंग मिलिट्री एंगेजमेंट एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन। इसके साथ और एक चीज क्या हुआ, 1784 तक ना इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने काफी ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया था, काफी ज्यादा टेरिटरी को बढ़ा लिया था। इस टाइम पे देखिए 1784 का बात हो रहा है ना, मराठा का भी जीत लिया होगा, फिर निजाम, फिर कर्नाटक, काफी ज्यादा एरिया को वो कवर कर चुका था, तो इसीलिए वो चाहता था कि नहीं अब नया रेगुलेशन बनाना होगा ताकि वो अच्छे से कंट्रोल कर पाए। फिर क्या, द एक्ट ऑफ 1773 had no effective mechanism for the parliamentary supervision and corruption continued unchecked। ये क्या बोल रहे हैं, वही पहले क्या हो रहा था, ईआईसी, जो ईआईसी का जो क्या है, सीओडी है ना, ईआईसी के अंडर जो काम कर रहा है, वैसे नहीं नीचे लिखते हैं, सीओडी इसके नीचे काम कर रहा है, तो ये क्या करता था, रिपोर्ट देता था बस, तो रिपोर्ट में सही गलत का पता थोड़े चल रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, रिपोर्ट बस देख के रिपोर्ट में अच्छा अच्छा बात करता था, कहाँ से अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तो जीरो है, तो इसीलिए क्या किया गया, अब बोला कि नहीं अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम लोग डायरेक्ट देख पाए, करप्शन क्योंकि हो ही रहा था, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे देख पाएंगे, अब इसके बारे में बात होगा।
there was an urgent need to establish a dual structure to control to oversee both commercial and पॉलिटिकल अफेयर सेपरेटली। तो इन लोग को देखो करप्शन तो खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए बोल रहे नहीं अब कुछ ऐसा बॉडी बनाना होगा जो वहां जाके हम लोग का देखेगा और अच्छे से देखेगा, उसको एकदम आंखों के सामने से सुपरवाइज करेगा, देखेगा क्या क्या होता है। वही बीओसी का बात होगा, अभी बीओसी आने वाला है, तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। Companies political and commercial functions were clearly divided. Political commercial functions को divide किया गया। Political affairs were to be managed by the crown and commercial functions by company. Commercial function मतलब जो तुमको business वाला काम है ना, पैसा वाला जो related मामला है, वो तुम लोग देखो, क्योंकि इन लोग पॉलिटिकल तरीके से बहुत ज्यादा करप्शन कर रहा था, अच्छे से काम नहीं कर रहा था, अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा मतलब क्या कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो तुम लोग बोला सिर्फ बिजनेस वाला काम करो और हम लोग क्या काम करेंगे, और चलाने का, देश चलाने का काम हम लोग कर देंगे। बोला ठीक है, करो तुम लोग। फिर भी इन लोग लूपहोल्स खोजता है, देखते हैं। अब कमर्शियल काम दे दिया, बोला कि अब तुम लोग होने से घूस नहीं खा पाओगे, ऐसा सोच के दिया था। अब देखते हैं और क्या क्या किया। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिटेन कंट्रोल ओवर द कॉमर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि तुम लोग कॉमर्स के ऊपर कंट्रोल रखोगे, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देश चलाना है। एंड न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज established to manage political affairs and oversee civil, military and revenue activities। तो ये जो पैसा वाला चीज, पैसा वाला नहीं मतलब काफी सारे चीजें, बिजनेस वाला चीज किसके पास है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। क्यों किया जा रहा है, करप्शन को कम करने के लिए किया जा रहा है। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दिया जाएगा, वो पॉलिटिकल चीज मैनेज करेगा, सिविल चीज मैनेज करेगा, मिलिट्री चीज मैनेज करेगा, रेवेन्यू एक्टिविटीज, पैसा कहाँ घपला हो रहा है वो भी देखेगा। मतलब ये कर क्या रहा है, देखो पहले मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। EIC के अंडर कौन काम कर रहा है, COD। अब एक नया बॉडी आया है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कौन सा बॉडी आया है, BOC। BOC का काम क्या क्या है, इस दोनों का काम क्या क्या है। ये COD क्या देखेगा, COD देखेगा कमर्शियल चीजें, और BOC क्या देखेगा, BOC देखेगा, इस BOC तो सबसे पहले इसको भी देखेगा। BOC उसके साथ साथ पॉलिटिकल, फिर उसके साथ साथ सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू एक्टिविटीज भी देखेगा, मतलब इसको भी देखेगा, और ये मतलब और ये देश को भी चलाने का काम करेगा। ये सब चीज था, ये क्या कहाँ घपला हो रहा है वो सब चीज एकदम आंखों के सामने रह के देखेगा, क्या क्या कर रहे हो बाबू तुम, अब हम देखेंगे एकदम आंखों के सामने से। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए। Civil, military and revenue activity. The board of control consisted of 6 members, including 2 cabinet ministers। तो इसमें कितने मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, 6 मेंबर्स थे, और COD में 24 मेंबर्स थे। बुक में नहीं दिया होगा। The board of control was empowered to inspect, revise, supervise all the correspondence sent to and from India। इसके पास पूरा पावर था कि ये पूरा एकदम देखेगा क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा इंस्पेक्ट करेगा, रिवाइज करेगा, सुपरवाइज करेगा, अच्छे से एकदम देखेगा कि बाबू तुम लोग कर क्या रहे हो, वो हमको देखना है, दिखाओ। तो वो ठीक है। द एक्ट मार्क द बिगनिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। और ये इससे क्या कहते हैं, डुअल कंट्रोल बाय कंपनी एंड क्राउन। तो इसीलिए इसको डुअल कंट्रोल भी बोलते हैं। और ये पहली बार डबल गवर्नमेंट का नाम आया, क्यों आया, क्योंकि ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये कमर्शियल काम देख रहा है, ये दूसरा वाला काम देख रहा है। इसके साथ साथ अगर और थोड़ा डीप में जाएंगे तो ये इसको भी देख रहा है, COD को भी। थोड़ा डीप में जाने से, हाँ, मतलब देखेगा, ये पॉलिटिकल काम कोई और देखेगा, कमर्शियल काम कोई और देखेगा, ठीक। अब और क्या है, द एक्ट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट द company's territory in India were held by it in trust for crown। और इसमें वो बताया जाता है, इन लोगों को इंसिक्योरिटी और इक्विटी होता होगा कि जो कंपनी है वो ये ना करे, मतलब अपना देश ना बना ले, इसीलिए उन लोग हमेशा एक्ट में वो ये चीज बात करता ही है कि जो कंपनी की टेरिटरी है वो क्राउन का है, क्राउन के ट्रस्ट है, क्राउन का। ठीक है। अब 1786 एक्ट लाने का क्या होगा, इतना ज्यादा, मतलब 1784 में ही आया था, फिर 1786 में लाने का क्या जरूरत है इतना जल्दी, 2 साल में ही एक्ट आ रहा है। तो इसका रीजन साफ है कि इस टाइम पे एक ये आ गए थे, क्या कौन आए थे, गवर्नर जनरल चेंज हुआ था, गवर्नर जनरल। वो ऐसे ही कोई आता है, ऐसे भी कोई, ऐसे ही थोड़ी कोई आएगा, कोई आएगा ना तो उसके पहले पूरा वो अपना देख लेगा, रिपोर्ट्स देख लेगा कि क्या हो रहा था इंडिया में, क्या क्या हालचाल था, हमको सब देखना है बोलेगा, तब हम जाएंगे, ताकि वो अच्छे से रूल कर पाए। तो काफी सारे देखे तो उसमें काफी सारे उसको फॉल्ट्स मिले, काफी सारे उसमें लूप होल्स मिले। तो वो जैसे ही घुसा तो घुसने से पहले बोला कि देखो हमको घुसना, हमको अगर तुम लोग अपॉइंट करोगे तो हमको कुछ कुछ एक्ट्स देना होगा, मतलब कुछ कुछ पावर्स देना होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस बिफोर एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल डिमांडेड सुप्रीम अथॉरिटी टू ओवरराइड द काउंसिल व्हेन नेसेसरी। तो ये बोला कि हमको सुप्रीम अथॉरिटी चाहिए। ये क्यों मांगा हम बताएंगे, रुकिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज एंड लैक ऑफ डिसिसिवनेस नीड टू बी एड्रेस्ड। तो ये इसीलिए मांगा गया था, हालांकि जैसे इसीलिए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, डिले हो रहा था,
डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, इसीलिए इन लोग इसने ओवरराइड करने का पावर मांगा। मतलब देखो क्या हुआ, 1+4 था ना, ये गवर्नर जनरल और ये क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। तो अगर इसको कुछ भी रूल्स बनाना होगा कैसे बना सकता है, या तो 2-3, या 2-3 नहीं, मतलब 3-2 करना होगा। ठीक है, 3-2 करना होगा, 2-3 या 3-2 होगा। अगर 3 इधर हो गया, ये रूल मतलब यस नो करना, इधर रूल बनेगा, इसका ये मेजोरिटी हो गया, ये जीत जाएगा, ये इधर ये मेजोरिटी हो गया, ये जीत जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसके पास तो एक ही पावर है, ये क्या करेगा, होने से तो इसका पावर कम हो जा रहा है, इसका एक गो इधर, चार गो इधर मिलजुल के काम करेगा, तो ये इसका पावर तो घट गया। तो ये क्या करेगा, बोले ये तो मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्या होगा फिर, डिले होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होगा। ये बोला कि नहीं, अब हमको सुप्रीम अथॉरिटी चाहिए। तो मांगा, ये पूरा ही मांगा होगा। लेकिन इसको कहाँ कहाँ दिया, अननेसेसरी, मतलब स्पेशल केसेस में दिया गया, ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया गया। नहीं बोल रहा है ऐसा, तो डायरेक्ट नहीं दे सकते, लेकिन बाद में दे देता है। बाद में दे देते हैं, मतलब आगे देखेंगे उसको, हम लोग अभी मत सोच के देखो। द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में ये ओवरराइड करने का पावर दिया गया। ओवरराइड मतलब वो खुद से डिसीजन लेगा, कभी कभी मतलब उसको वो मतलब उसके अगेंस्ट हो गया तो भी उसका बात को मानना पड़ेगा। गिविंग हिम मोर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसको उसका पावर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को और ज्यादा बढ़ाया गया। ठीक। Governor General was allowed to act as the Commander in Chief of the British forces in India, commanding civil and military authority in one person। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गवर्नर जनरल को कभी कभी मतलब उसको अलाउ किया गया कि आप कभी कभी कमांडर इन चीफ बनना चाहें तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ दो मतलब डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक रीजन है। पहले जो क्या होता था, मतलब इसको ही हम बेस मान लेते हैं, 1793 के पहले क्या होता था। 1793 में पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे ना, हाँ इसके पहले क्या होता था, ये नहीं 86 ही मान लेते हैं, इसी को बेस मान लेते हैं, हाँ 1856, 1850, 86, हाँ 1786, कॉर्नवालिस आने से पहले क्या होता था कि कभी कभी जब वॉर हो जाता था, मान लीजिए कि वो मराठा से वॉर हो रहा है या फिर किसी से वॉर हो रहा है, तो वॉर होता था ना, तो ये जो 1+4 वाला एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें ये ऑटोमेटिक घुस जाता था। कौन, कमांडर इन चीफ। ऑटोमेटिक मतलब खुद से जबरदस्ती घुस जाता था, और उल्टा पल्टा कुछ भी ऐसा डिसीजन लेता था जो इन लोग से पूछता नहीं था, और मतलब इन लोग को लांग देता था। हाँ बोलता था हम लोग को जरूरी है, जो इन लोग को पसंद नहीं आता था वो सब डिसीजन भी ये ले लेता था, कमांडर इन चीफ। इसीलिए क्या करेगा, बोलेगा नहीं, मेरे को ही ये वाला पावर जो है ये हमको ही दे दो। नहीं होगा ऐसे, ऐसे ये जो है खुद से कुछ भी डिसीजन ले रहा है, कभी भी घुस जा रहा है, जबरदस्ती घुस जा रहा है, ऐसे नहीं चल पाएगा, इसको हटाओ। तो बोला ठीक है, फिर हम हटाते हैं। तो देखो इसको हटाया गया, ये बोला कि ठीक है अब तुम ही बन जाना कमांडर इन चीफ। बोला ठीक है, हम ही बनेंगे, हम तुम ही बन जाना, कि हम चाहते ही हैं बनना। ठीक है। फिर उसके बाद 1793 वाला क्यों आया, अच्छे से सब काम हो रहा था। 1793, रुको यार, 1793 आया, 1793 ये क्यों आया, अभी तो जस्ट बना ही था 1786 में, ये क्यों आया। ये अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये आया देखो, अब चार्टर खत्म हो रहा था, 20 साल का इन लोग पूरा हो गया था। 1773 में ये किया था, मतलब मोनोपोली बोला था, चार्टर में एग्रीमेंट बनाया था, और 20 साल तक आप लोग मतलब कोई आएगा नहीं, एकदम अच्छे से आप लोग व्यापार कीजिए, आप लोग को हम लोग यहाँ से नहीं भगाएंगे, आप लोग ये जो शासन कर रहे हो करते रहेंगे 20 साल तक। 1773 में बात कर दिया गया था। 1793 हो गया, अब ये चार्टर को रिन्यूअल करने का जरूरत था, तो 20 साल का चार्टर को रिन्यूअल किया जाएगा। अब बोला गया कि अब रिन्यूअल कर रहे हैं तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ला दो, ताकि मतलब और थोड़ा एडवांस हो जाए, अच्छे से रूल कर पाए। ठीक हो ही रहा था, चल ही रहा था, क्योंकि सारा पावर तो किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास है, तो अच्छे से काम हो ही रहा था ऐसे, मतलब ठीक है बोल रहा था, एक ही आदमी डिसीजन ले रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, बोलोगे तो जेल चले जाओगे। तो चल ही रहा था, लेकिन बोला कि अब आ ही रहे हो तो थोड़ा कुछ रूल बना ही दो। तो क्या बनाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑल्सो वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी चाहता था कि हम ज्यादा पैसा चाहिए चाहिए हमको, तो इसीलिए क्या किया जाता है, अब थोड़ा एडवांस किया जाएगा रूल्स को ना। ओवरराइडिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल वेर रीअफर्म्ड एंड एक्सटेंडेड टू द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। तो ये ओवरराइडिंग पावर्स जो अच्छा काम कर रहा था, मतलब इसमें डिसीजन अच्छे से जल्दी जल्दी ले पा रहा था, इसको बढ़ाया गया, और ये मतलब फिर से इसको बनाया गया, और एक्सटेंड किया गया कि आप अब कॉर्नवालिस को नहीं, अब जो आएगा इस पद पे बैठेगा, जो भी इस पोस्ट पे बैठेगा उसको ये वाला पावर मिल जाएगा। बोला ठीक है। फिर क्या, फिर आता है क्या, गवर्नर जनरल्स अथॉरिटी ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेर फर्दर स्टेंड। और इस चीज को और ज्यादा बढ़ाया गया। देखो ये चीज तो हम लोगों ने देखा था कि 1773 में ही देखा था कि ये सबॉर्डिनेट बना दिया है, सबॉर्डिनेट बना दिया है किसको, बॉम्बे और मद्रास को। बॉम्बे और इधर, बॉम्बे और इधर मद्रास सबॉर्डिनेट बनाया था।
लेकिन फिर भी इन लोग थोड़ा थोड़ा मनमानी उल्टा पल्टा चीज कर ही रहा था। बोला कि अब और तुम लोग को पावर कम करना होगा, इसलिए इन लोगों को पावर को और घटा दिया और नीचे कर दिया। तुम लोग बोल रहे तुम लोग ज्यादा ही हेकड़ी दिखा रहे हो ना, अपना क्या सोच रहे हो, मेरे से जलन मत करो, बॉम्बे वाला बोलता है। बोलता है ठीक है। अब इन लोगों को पावर को और कम कर दिया गया, क्यों, कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा था। बहुत सारे वॉर्स, जैसे कि मराठा वॉर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, काफी सारे वॉर्स थे। तो देख लेते हैं आगे। द कंपनी ट्रेड मोनोपोली वाज, फीचर्स में देख रहे हैं, नहीं हाँ वही है फीचर्स। ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ाया गया कि अब अभी और 20 साल तक कोई नहीं आएगा। हालांकि पता है इस वहां पे बात चल रहा है कि नहीं अब मोनोपोली हटाओ, तुम इसका मोनोपोली हटाओ, लेकिन फिर भी दे देता है। बोला ठीक है। द कमांडर इन चीफ was excluded from the council of governor unless he specially appointed। तो ये भी बोला गया कि कमांडर इन चीफ जो है ना, कमांडर इन चीफ कभी भी घुस नहीं सकता है। उसमें हम उसी में हम थोड़ा देर पहले ही हम इसको पूरा एकदम क्लियर कर दिए थे। उसमें हम डायरेक्ट ऐसा क्या बोलते हैं कि मतलब वो कभी भी घुस जाता था ना, तो वही चीज को बोला गया है इसमें। उसमें तो सिर्फ पावर दिया गया था कि वो खुद ही बन सकता है, लेकिन इसमें अब वो जो खुद से जानबूझ के घुस जा रहा था। हाँ, बेस कौन सा माना, 1786 मान रहे थे ना, ये नहीं होगा, 1786 ही मानो, क्योंकि उसके बाद तो ओवर राइडिंग पावर उसके पास था ना, कमांडर इन चीफ। ठीक है। कमांडर इन चीफ को बोला कि अब तुम उसमें कभी नहीं घुस सकते। 1793 का बात चल रहा है, अब तुम बोल रहे हैं कि अब तुम इसमें नहीं घुस सकते जब तक तुमको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अपॉइंट कहाँ से होगा, अपॉइंट होगा कहाँ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो बहुत ज्यादा दूर है ना, अब ऐसे थोड़ी है। वॉर पॉइंट होने में भी इतना टाइम लग जाएगा, तो इसको ये बहुत ज्यादा हेकड़े दिखा रहा था, इसका पावर को खत्म कर दिया गया। बोला कि तुम जब जब तक तुमको अपॉइंट नहीं किया जाएगा तुम नहीं आ सकते। बोला ठीक है। द कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स वेर टू बी पेड सैलरीज फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज। और क्या बोल रहा है देखो, इस ईआईसी के अंडर आता है सीओडी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आता है बीओसी। तो बीओसी और सीओडी तो आता है। बीओसी का काम क्या है, इस पर नजर बनाए रखना, इसके लिए काम करना, इसको चलाना, इसको मतलब इंडिया को चलाना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस यहाँ पे रूल कर रहा है उसको चलाना। तो क्या बोल रहा है कि हम क्यों पैसा दे, साला तुम हमको मोनोपोली दे रहे हो, मतलब मोनोपोली, हम तुमको मोनोपोली दिए हैं एक तो, मतलब पैसा तुम हमको पैसा दे नहीं पा रहे हो, घाटे में चला रहे हो, और ऊपर से हम अपना पूरा एक इतना बड़ा बॉडी को वहां पे जाके बैठा के रखें और वहां पे हम पैसा दे रहे हैं। ये तो कहीं कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है कि हम तुम्हारा सही से काम हो इसलिए हम पैसा लगा रहे हैं, ये तो सही नहीं हो रहा है। तो इसलिए बोला कि नहीं अब हम पैसा नहीं देंगे, अब तुम उधर से पैसा लगाओगे इसके लिए। तो बोला ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। ठीक है, बात मान लिया गया। ठीक। अब 1813 का देख लेते हैं, 1813 में हुआ क्या है। 1813 सिंपल है, 1793 सब अच्छा चल रहा होगा तभी 1813, सब अच्छा मतलब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो एक्ट आया 20 साल बाद, अब 20 साल मोनोपोली बढ़ाया गया था, रिन्यूअल चाहिए, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 1813 में होता क्या है, 1813 में होता है देखो, सबसे पहले तो 1813 तक आते आते ये आया तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए 1813 में, क्योंकि मोनोपोली दे के रखा था 20 साल तक, तो उस टाइम तक तो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अब 1813 में चेंज करेगा। तो क्या क्यों चेंज करेगा, पहले तो देखो, ब्रिटिश मर्चेंट्स डिमांडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड। ब्रिटिश के जो मर्चेंट्स, ब्रिटिश में मैंने कहा था स्टार्टिंग में, एआईसी के अलावा भी बहुत सारे कंपनीज हैं वहां पे, जैसे कि इंडिया में टाटा के अलावा भी महिंद्रा कंपनी है, फिर हीरो कंपनी है, काफी सारे कंपनी है। तो वैसे ही उन लोगों ने प्रेशर डाला, क्यों, किस पे डाला, बोला इंडिया पे हम लोग को भी ट्रेड करना है, बोला। तो आप सोच सकते हैं क्यों बना होगा। इसका बेसिक रीजन यही है कि ये जो, पहले आपको मैप जानना होगा, ये है इंग्लैंड, हाँ, और ये है यूरोप। यूरोप पे कौन था उस टाइम पे, यूरोप पे कौन था, नेपोलियन का शासन चल रहा था। नेपोलियन ने क्या कर दिया था यहाँ पे ना, एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम ला दिया था। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में क्या हुआ था, ये इसको बर्बाद करना चाहता था, किसको, ये दुश्मन था, जो इंग्लैंड है वो दुश्मन था, ये इसको बर्बाद करना चाहता है, इसलिए क्या किया, ये खुद को ना मतलब पूरा कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया, जिसका मतलब होता है कि ये इंग्लैंड से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, कुछ भी नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा, अगर इसका कंपनी का माल कहीं बिका नहीं बाहर में, वो तो डाउन हो जाएगा, वो तो मतलब खत्म ही हो जाएगा, उसका पैसा खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे एकदम वो डाउनफॉल हो जाएगा। आपको पता ही होगा क्लोज्ड इकोनॉमी में अंदर वाला आदमी कितना ही खरीदेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो उसका बिजनेस चलेगा कैसे। तो इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाहर से कमा रहा है, लेकिन जो बाहर वाला कंपनी है, मतलब और जो दूसरा कंपनी है, उन लोग कहाँ जाएगा, उन लोगों को तो ट्रेड करना है, उन लोग का कमाई नहीं हो रहा है, उन लोग काफी ज्यादा लॉस झेल रहे थे। उन लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट से मांग किया कि नहीं, हमको चाहिए, हमको भी इंडिया में ट्रेड करना है, ऐसे नहीं होगा। तो बोला ठीक है, क्यों, और कॉन्टिनेंटल सिस्टम आया कब था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम आया था 1806 से 1814 तक चला था। आप समझ ही सकते हैं यार, ये कब है, 1813 का बात हो रहा है। इन लोग तो मांग करेगा ही, तो मांग किया इस टाइम पे। अब देखते हैं, ये चीज मांग हुआ थी, इसके लिए कुछ कुछ रिफॉर्म आएंगे। और क्या क्या रूल्स आए थे,
evangelical groups lobbied to allow Christian missionaries in India. लॉबी का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, मतलब हाँ रिक्वेस्ट करना ही हो गया। इवेंजेलिकल ग्रुप मतलब कुछ अच्छे अच्छे ग्रुप है क्रिश्चियन लोगों के, अच्छे लोग बोल के यार समझ ले, क्योंकि फालतू चीज नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगाना। अच्छे लोग थे उन लोग, अच्छे ग्रुप थे, मतलब अच्छा अच्छा काम करने का कोशिश करते थे, सब जगह अच्छा चीज फैलाने की कोशिश करते थे। तो इन लोगों को बोला कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में भी अलाउ करना स्टार्ट कीजिए, बोल रहा था वो। इसके पहले क्यों नहीं किया था, इसी टाइम पे क्यों किया होगा, आप सोचिए ना। 1813 में ही क्यों किया होगा, इसके पहले क्यों नहीं किया है? ऐसा नहीं है कि 1813 में ही क्यों किया है, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे ये रीजन है, जो ईआईसी है, ईआईसी इन लोग पहले ही चाहता था। इन लोग तो मतलब 1813 जो ये है इवेंजेलिकल ग्रुप, इन लोग पहले ही आना चाहता था इंडिया में, लेकिन इन लोग को आने नहीं दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता था नहीं, अगर आप लोग लाओगे ना तो इन लोग मतलब थोड़ा अवेयर हो जाएगा, फिर हम लोग का बात नहीं मानेगा, तो इससे हम लोग का मोनोपोली खत्म होने, मोनोपोली मतलब वहां पे ट्रेड हम नहीं कर पाएंगे, उन लोग को मतलब फुसला नहीं पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये इसलिए इन लोग मना करा था। लेकिन 1813 में इन लोगों ने मान लिया कि नहीं, अब मतलब गवर्नमेंट ने मान लिया कि तुम लोग तो घाटे में हो, तुम लोग हमको पैसा दे नहीं पा रहे हो, इतना लॉस में चल रहे हो, तो अब तुम लोग से क्या ही तुम लोग का बात मानेंगे, तो इसीलिए ये भी अलाउ का हो गया। ब्रिटिश लिबरल्स एम्फेसाइज एजुकेशन एंड कल्चरल रिफॉर्म इन इंडिया। और ब्रिटिश के जो कुछ कुछ अच्छे लोग थे, उन लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एजुकेशनल और कल्चरल रिफॉर्म भी लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत गलत चीजें थी। क्या थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, काफी सारी चीजें थी जो नेगेटिव थी, काफी ज्यादा नेगेटिव थी, काफी सारे सुपरस्टिशंस थे। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, इसलिए बोला कि इसको हटाना पड़ेगा, तो हमको एजुकेशन फैलाना होगा, कल्चरल में रिफॉर्म करना होगा। हालांकि यही जाके बाद में दिक्कत हो जाता है, अच्छा चीज करता है लेकिन उसका नेगेटिव इंपॉर्टेंस निकल जाता है। देखते हैं आगे क्या होगा। 1857 की बात की हम। कंपनी हैड ग्रेजुअली ट्रांजिशन फ्रॉम ए ट्रेड एजेंसी टू ए गवर्निंग बॉडी। ये क्या बोल रहे हैं, कंपनी जो धीरे धीरे वो कहाँ ट्रेड एजेंसी था, पहले वो ट्रेड करता था, अब वो क्या हो गया, गवर्निंग बॉडी हो गया। अब मतलब अब वो बस वो इंडिया को चला रहा है, बस वैसा काम हो गया उसका, और कुछ नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग खत्म ही कर दिया, ट्रेडिंग में उसको फायदा हो नहीं रहा था, तो खत्म ही कर दिया। तो देख लेते हैं इसका फीचर्स क्या क्या है, ये आपको बुक में मिलेगा। कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड वाज एबोलिश्ड। जो मोनोपोली था उसको खत्म किया गया, मोनोपोली खत्म किया गया, मतलब अब क्या, एक्सेप्ट द इन टी एंड विथ ट्रेड विथ चाइना। तो देखो, ऐसा उन लोग वहां पे मांग कर रहा था कि पूरा मोनोपोली खत्म करो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो इधर से अपोज करेगा। नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन मतलब मालिक मालिक ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, तो बोल रहे हम कहाँ से करें, हम कहाँ से करें, उधर से हमको प्रेशर पड़ रहा है, हम कहाँ से करें, बताओ तुम, हम कहाँ से करें, हम करने का कुछ रीजन भी होना चाहिए ना। हम अब हमको भी तो देश निकाल देगा, इतना हम लोगों का गाली थोड़े सुन सकते हैं। तो बोला नेगोशिएट किया, ठीक है बोलता है, तुमको टी जो है ना, टी तुम इंडिया पे, टी पे तुम कब्जा करके रखो, और चाइना पे तुम कब्जा करके रखो, चाइना पे तुम्हारे सामने कोई नहीं जाएगा और टी पे कोई नहीं जाएगा। ये भी बोला होगा, ऐसे ही नहीं कि बस दया दिखाया, बोला कि ना हम आपको अब से पक्का पैसा भेजेंगे, पक्का भेजेंगे, ऐसा करके वादा करता है। ठीक है बोलता है। द ब्रिटिश क्राउन सोवेनिटी ओवर इंडिया वाज फॉर्मली असर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये वही चीज बोल रहा है कि अब इंडिया पे सोवेनिटी मेरा है, इंडिया मतलब ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि हाँ, इंडिया का जो ये है, मतलब उस टाइम क्या बोला था, एक बार फिर बताया था कि उस टाइम बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रस्ट है, मतलब जो जगह है वो हो जाएगा, वो है ब्रिटिश क्राउन का। लेकिन इसमें क्या बात करता है, पहली बार बोलता है कि इंडिया जो है वो मेरा है, इंडिया। ठीक। क्रिश्चियन मिशनरीज वे अलाउड टू एंटर इंडिया लीगली, अब इन लोग का अलाउ हो गया। इनकरेजिंग रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, काफी सारे रिफॉर्म होते हैं, आपको पता ही होगा। 1813 के बाद ही रिफॉर्म काफी सारे आए हैं। सती प्रथा 1829 में आता है, उसी 20 साल के चार्टर में ना आया है, काफी सारे चीज आते हैं। ठीक। प्रोविजंस मेड फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों बढ़ावा दिया जाता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश बेस्ड लर्निंग, इंग्लिश बेस्ड लर्निंग। इसमें तो देखो एक अच्छे लोगों वाला बात भी है, उसके साथ साथ और क्या है, जो कंपनी में जो सर्वेंट्स काम कर रहे थे उन लोग तो थोड़े कम ही होंगे, इंडिया में काफी ज्यादा लोग थे, इन लोग अच्छे से काम नहीं कर पाता था। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या है, बात करने में इन लोग बात नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए बोला कि नहीं, इंग्लिश बेस्ड लर्निंग लाना होगा, इंग्लिश बेस्ड लाओ, तब ज्यादा सही रहेगा, हम लोग अच्छे से इन लोग को मतलब बना पाएंगे, मतलब काम अच्छे से करा पाएंगे। तो बोला ठीक है, इंग्लिश बेस्ड ही लेके आते हैं। इससे भी उन लोग का ये हो जाता है, दिक्कत होता है इंडियंस लोगों को। क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि देखता है इन लोग हम लोग के ऊपर थोप रहा है, यहाँ का इंडिया का जो एक लैंग्वेज था संस्कृत, संस्कृत खत्म हो रहा था। तो इस चीज के लिए इन लोगों ने बोला कि नहीं, मतलब गुस्सा आता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, लास्ट में यही गुस्सा भड़क जाएगा 1857 में।
तो इंग्लिश बेस्ड लर्निंग लाया। लोकल गवर्नमेंट्स वर empowered to levy tax and duties on Indians, introducing systematic taxation can punish also if not paying tax। तो ये क्या है, ये क्यों दिया होगा? ये लोकल गवर्नमेंट को बोला कि आप टैक्स लगाइए, टैक्स सबसे लीजिए, और बोल रहा है कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो आप उनको ये कीजिए, पनिश कीजिए, हाँ मारिए। जो आप नहीं देखते थे रानी झांसी की रानी सीरियल में कि पीछे से पीछे कोड़ा मारा जा रहा है, कोड़ा मारा जा रहा है, वैसे मारिए। क्यों? क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं भर रहा है तो आप मारिए। ऐसा बात किया गया। काफी सारे अच्छे अच्छे नियम थे, काफी काफी बुरे नियम थे। तो ठीक है, अब क्यों किया गया ये? पैसा, पैसा चाहिए उन लोगों को। पैसा, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा काम? पैसा चाहिए, पैसा। पैसा उन लोग को ज्यादा चाहिए था। पैसा उन लोग घाटा में चल रहा था, नहीं हो पा रहा था। उन लोग जितना बोलता था ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उतना दे ही नहीं पाता था, इसलिए। अब फिर से 1813 के बाद 20 साल खत्म हुआ, 1833। फिर से नया एक्ट आएगा, चार्टर बनाने की कोशिश करेगा, फिर से बोलेगा कि हमको ये दो, मोनोपोली दो। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं कर पाता है, और इंडिया के लोग भी बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं। फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। देखो, इसलिए मैंने ये चीज कहा था। देखो 1773 जो है, यहाँ से 1857 उस टाइम कहा था, लेकिन 1857 नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि आपको समझने में दिक्कत है। 1833 तक ही सेंट्रलाइज होता है, इसके बाद डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से होता है। मतलब बताऊंगा, आगे बताऊंगा। मतलब पहली बार यहाँ यहाँ तक सेंट्रलाइज हुआ है, सेंट्रलाइज। फिर उसके बाद 1858 से डिसेंट्रलाइज, 1853 से डिसेंट्रलाइज। हालांकि वो डिसेंट्रलाइज माना नहीं जाएगा, लेकिन एक तरीके से माना जा सकता है, तो क्यों उसको भी रखा जाए। तो देखते हैं क्या है। फाइनल सेंट्रलाइजेशन का लास्ट स्टेप था। रिफॉर्मिस्ट प्रेशर फॉर सिविल सर्विस एक्सेस बेस्ड ऑन मेरिट। जो सिविल सर्विस था, सिविल सर्विस, ये बोल रहा है कि मेरिट सिस्टम पे ला देना चाहिए, इंक्लूडिंग फॉर इंडियंस। ये इंडियंस को भी ऐड करो। मतलब सिविल सर्विस के बारे में तो पहले हम बात ही नहीं किया, तो इस टाइम डायरेक्ट हम बात करेंगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा। तो देखो, रिफॉर्मिस्ट मतलब क्या, वहां पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिफॉर्मिस्ट आ गए थे, जैसे कि सती प्रथा वाला एक को याद है, और राजा राम मोहन राय, काफी सारे आ गए थे। तो उन लोगों ने वो मांग किया होगा। रिफॉर्मिस्ट में वही नहीं है, और काफी सारे थे, उन लोगों ने मांग किया था। फिर काफी सारे रिफॉर्मिस्ट थे, उन लोगों ने मांग किया कि अब आप ऐसा मत कीजिए। टैक्स कलेक्टर है, उसी को बोलते हैं सिविल सर्विस सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। तो उसमें आप इंडियंस को भी घुसाइए डायरेक्टली। जो आप वहां से लेके आते हैं, किसी को भी बाप का, दादा का, भाई का, कोई भी उठा के लेके आते हैं, वो चीज सही नहीं हो रहा है। करप्शन को अगर बंद करना होगा तो यही करना होगा, क्योंकि उन लोगों के पास नॉलेज वॉलेज होता नहीं है। ये चीज आपको करना होगा, ये चीज आपको लाना चाहिए। इसके बारे में बात होता है। ब्रिटिश वांटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर होल कंट्री, डोंट वांटेड एनी कंफ्यूजन। ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि देखो, जो ये है ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस, सॉरी ब्रिटिश प्रोविंसेस बोल रहे हैं, जो बंगाल है, और इधर बॉम्बे है, और इधर क्या है, क्या है, मद्रास है। इन लोगों के पास पावर था, लेजिस्लेचर था, इन लोग अपना रूल अपना वहां पे चला सकता था। तो क्या होता था, कंफ्यूजन होता था, अच्छे से काम नहीं करता था। भले ही ये सेंटर है, यार इन लोग प्रोविंशियल टाइप का काम करता था, मतलब इसके नीचे काम करता था। ये अगर बोलेगा तो करना पड़ेगा, ऐसा था। लेकिन फिर भी तो सेम लॉ तो नहीं ना हो रहा है, सेम लॉ डायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो बोला कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया, मिटा दिया मैंने। इसलिए बोला कि अब तुम लोग का पावर खत्म, तुम लोग का पावर खत्म। तुम लोग का पावर कौन यूज करेगा? तुम लोग का लॉ कहाँ बनेगा, लेजिस्लेटिव कहाँ होगा? लेजिस्लेटिव बॉडी जो था उसको खत्म कर दिया गया। बोला कि अब कोलकाता में तुम लोग का रूल, कोलकाता से तुम लोग का काम चालू। तो मैं क्या कह रहा था, रुको रुको रुको, हाँ, क्या कह रहे थे? ब्रिटिश वांटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर होल कंट्री, डोंट वांटेड एनी कंफ्यूजन। तो उन लोग कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते थे, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, सारे लॉज कहाँ बनेंगे, जो लेजिस्लेचर जो है सब कुछ खत्म करो। अब कहाँ लॉ बनेगा? कोलकाता में बनेगा, मतलब बंगाल के अंडर बनेगा। ठीक है, बोला। 1833 में अब क्या क्या है बुक में जो आपका लिखा हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। इंडियन, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो मद्रास बॉम्बे है, मद्रास और बॉम्बे, वो खत्म। अब कुछ नहीं, अब तुम लोग का पावर खत्म। बस तुम लोग बस रहोगे और कुछ नहीं रहोगे, मतलब कुछ काम के नहीं, बस ऐसे ही रहोगे। गिविंग हिम फुल अथॉरिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया, पूरा अथॉरिटी है, सेम लॉ सबके ऊपर काम चलेगा। ठीक है। इसका पहला ऐसा कौन बना, ये गवर्नर जनरल? तो ये बन गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वाज द फर्स्ट टू एज्यूम द न्यू टाइटल। अब ये पहला बन गया पूरा इंडिया को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, बोला। अब क्या है, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वेर विथड्रॉन। जो लेजिस्लेटिव पावर था उन लोग के ऊपर, जो उन लोग का जो कानून बनाने वाला हक था, उसको खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब उल्टा पल्टा उन लोग। फिर भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता ही था, जलन होता था ना, कि हाँ बाबू, हम भी एक प्रोविंसेस है, तुम भी, हम भी एक प्रेसिडेंसी है, तुम भी एक प्रेसिडेंसी है, भले ही तुमको ज्यादा पावर दिया है, लेकिन फिर भी हम तो भी तो हैं। ऐसा करके थोड़ा जलन वलन होता था, इसको खत्म ही कर दिया। अब तुम लोग बोले तुम लोग कोई काम नहीं होगा।
सेंट्रलाइजिंग ऑल लॉ मेकिंग पावर्स इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो सारा जो ये होगा में लॉ मेकिंग पावर है वो गवर्नर जनरल काउंसिल को दिया गया, यहीं से लॉ बनेगा, यही चीज सब पे अप्लाई होगा, सारा जगह पे, पूरा ब्रिटिश इंडिया पे। ठीक है। कंपनीज कमर्शियल रोल हैज फुल्ली एंडेड। कमल कंपनी का जो बिजनेस वाला चीज था पूरा ही खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया गया? फायदा होगा तब तो रखेगा। एकदम लॉस में जा रहा था, इससे ज्यादा तो इन लोग देख रहा है टैक्स से हम लोग कमा लेंगे। इट वाज नाउ ए ओनली ए गवर्निंग बॉडी। कहाँ से टैक्स लेगा? टैक्स तो लोगों से ले रहा था, लोगों से ज्यादा तो इन लोग राजा लोग से ले रहा था। ठीक है। A law member was added to council for legislative purpose. लॉर्ड मैकाले वाज द फर्स्ट मेंबर। ये क्या बात कर दिया? अब ये क्या है? अब समझना पड़ेगा। देखो, इन लोग लेजिस्लेटिव बॉडी बना रहा है, मतलब पूरा वहाँ नीचे वाला चीज को तो हटा दिया। लेजिस्लेटिव बोला कि कोलकाता में बनेगा, ये बॉम्बे बॉम्बे मद्रास का खत्म कर दिया लेजिस्लेटिव। अब सारा यहीं से कानून बनेगा, पूरा इंडिया को कंट्रोल करना है। एक और चार आदमी मिलके कहाँ से करेगा? एक और चार आदमी, वो भी उसमें से भी कोई भी लॉ मिनिस्टर नहीं था इसमें। एक वहां से लॉ मिनिस्टर बुलाया गया, बोला कि अब क्या होगा? अब बोला एक एक कौन है? गवर्नर जनरल, चार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, इसके साथ और क्या, एक लॉ मिनिस्टर। टोटल कितने हो गए? 6 मेंबर। ये लोग क्या करेंगे? लेजिस्लेटिव का भी काम करेंगे। इसके पहले क्या हो रहा था? सिर्फ एग्जीक्यूटिव काम हो रहा था, अब लेजिस्लेटिव का भी काम होगा। बोला ठीक है, लेजिस्लेटिव का भी काम करेंगे। तो ठीक। और ये कौन थे? मकाले थे। मकाले पहले बार लॉ मेंबर बन के आए थे। ठीक। The act proposed on open competition for the recruitment of to civil service, making it open to all, not implemented due to opposition। ये क्या बोल रहा है? ये एक्ट में बात किया गया था इसके बारे में, सिविल सर्विस को ओपन करेंगे, ओपन कंपटीशन करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा था, नेपोटिज्म, जो आप लोगों ने सुना होगा, नेपोटिज्म हो रहा था, किसी को भी ऐड करके डाल दे रहा था। इस चीज को हटाने के लिए बोला नहीं, अब ओपन कंपटीशन करेंगे और इसमें इंडिया वालों को भी ऐड करेंगे। क्यों? इंडिया वाले लोग भी सोचेंगे ना कि हम लोग को भी इंक्लूसिव किया जा रहा है, हम लोग को, उन लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, वाह वाह, कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हो रहा है हम लोग के साथ, हम लोग को भी ऐड किया जा रहा है। लेकिन रीजन तो कुछ और ही था। और क्या इसके साथ साथ, और क्या? और तो कुछ नहीं, मतलब हाँ, वो सिविल सर्विस जो पहले आया था, इंडियंस को ऐड किया गया था, इसमें तो ऐड हुआ नहीं। लेकिन जब ऐड होता है उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस लगा देते, पहले कि लंदन में एग्जाम होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लंदन में एग्जाम होगा। फिर बोलता है कि ये जो एग्जाम का सिलेबस होगा वो यूके बेस्ड होगा, मतलब लंदन बेस्ड होगा। लंदन का आपका सारा हिस्ट्री हिस्ट्री जानना होगा। फिर और क्या बोलता है? फिर बोलता है कि आपको फ्रेंच इंग्लिश आना चाहिए। ऐसा करके काफी सारे चीज देते हैं जो इंडिया से रिलेटेड ही नहीं है। और इससे भी एक चीज, एज एज सिस्टम जो था ना, 19 से 21 साल के बीच ही, मतलब 2 साल का ही, 2 साल 2 अटेम्प्ट ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। खत्म। अब कहाँ से करेगा? ऊपर से उतना दूर उस टाइम पे तो प्लेन भी नहीं था, और गरीब आदमी तो भूल ही जाओ, अमीर आदमी होने से भी उसको शिप में जाना होगा, जी शिप में जाने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा करके बहुत सारे चीज था, हालांकि वो चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे, देख लिया हमने। हाँ, ये हो गया। ब्रिटिश सिटीजन्स अलाउड टू सेटल फ्रीली इन इंडिया एंड एक्वायर प्रॉपर्टी लीडिंग टू द परमानेंट कॉलोनीज प्रेजेंस। तो ये पहली बार इसमें बात किया गया कि अब आप लोग वहाँ पे जमीन भी खरीद सकते हैं। कौन? ब्रिटिश सिटीजन्स जमीन भी खरीद सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, ताकि एकदम हम लोग हमेशा के लिए बस जाएं, अब हम लोग को कोई उठा नहीं पाए। ठीक। ए लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर मकाले टू कोडिफाई इंडियन लॉज। तो लॉ इसमें बहुत ज्यादा डिफॉल्ट था, लॉ में बहुत ज्यादा लूपहोल्स। तो बोला कि ये जो मकाले बोला कि एक कमीशन बनाना चाहिए, तो इसलिए कमीशन बनाया। और इसी से हम लोग को ये देखते हैं, जो इंडियन पीनल कोड हम लोग इतना साल से देख रहे थे, वो इसी का देन था। हालांकि इसको हटा के अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इन्होंने लॉ बनाया था, इंडियन लॉज, इंडिया के अकॉर्डिंग लॉज बनाए गए थे। द कंपनी चार्टर वाज renewed for 20 years but it had no commercial privilege। तो इसको फिर से कंपनी का जो ये है, क्या बोलते हैं, आगे 20 साल तक बढ़ाया गया मोनोपोली, लेकिन नहीं बढ़ा। 20 साल तक बोला ठीक है तुम लोग ही यहाँ रहोगे, लेकिन मोनोपोली खत्म कर दिया गया। पहले जो मोनोपोली दे के भेज रहा था वो चीज अब नहीं रहेगा, वो खत्म, मोनोपोली नहीं रहेगा। तो बोला ठीक है। ठीक है, मतलब क्या करेगा? जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। ये हो गया। अब देखते हैं, ये 1853 यही लास्ट कर दूंगा, काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं यही लास्ट करूंगा। ठीक। 1853 वाला एक्ट क्या है? ये वही है, 20 साल हो गया 1833 से 1853, 20 साल हो गया, काफी सारे चीज हुए होंगे, काफी सारे सब कुछ हुए होंगे। वो अब कुछ कुछ फिर से रिफॉर्म लाना होगा, अमेंड करना होगा लॉ में, और नया लाना होगा। इसमें क्या क्या आता है, पहले इसका ओरिजिन जान लेते हैं, क्या इसमें रीजंस क्या थे। ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड लीडर्स
फॉर पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस इन इंडिया। इस टाइम तक ना बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट आ चुके थे, जो हम लोग देखते हैं ना 80 से 1800 से 1800 से 1899 तक हम लोग रिफॉर्मर्स के बारे में बहुत ज्यादा बात सुनते हैं, बहुत ज्यादा रिफॉर्मर्स आते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, काफी सारे आते हैं, वो भले ही बाद में आते हैं लेकिन उस टाइम पीरियड में आते हैं। तो क्या होता है, तो इन लोग डिमांड करते हैं कि हम लोग को भी पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। तो किसमें, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। तो इतना क्या इन लोग कर सकता है, इन लोग कभी नहीं देगा। इन लोग तो बाप रे बोलेगा, तुम लोग इतना बड़ा चीज मांग कर लिया, भाग, हम लोग देंगे ही नहीं। तो क्या करेगा, इन लोग 10 रुपया मांगेगा, 2 रुपया पकड़ा गया और खत्म करेगा, खत्म करो बोलेगा, ठीक है बोला। इन्फ्लुएंस ऑफ लिबरल थिंकर्स लाइक लॉर्ड मैकाले हु एडवोकेटेड ओपन सिस्टम इन सिविल सर्विस। और जो ये लॉर्ड मकाले है, ये थोड़ा अच्छा आदमी था, ये इंडिया के थोड़ा सोचता था। ये क्या कर दिया, ओपन सिस्टम को अब बना दिया, अब बोला अब इंडिया वाला भी आ सकता है। और जो जो रूल्स मैंने उस टाइम बताया, जैसे कि 17 से 19 था, या फिर 19 से 21, दो में से एक था कि 2 साल के, मतलब दो या, हाँ, 2 या 3 साल है, उसी एज के दे सकते हैं। और इंग्लिश फ्रेंच आना चाहिए, वहाँ का हिस्ट्री, वहाँ का पॉलिटी, वहाँ का सब कुछ आना चाहिए, और वहाँ एग्जाम होगा। ये चीज अभी से स्टार्ट होता है, हाँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए पीछे। ठीक, the need to restructure the Governor General's Council by separating its legislative and executive functions due to complexity। तो वो बोल रहा है कि और क्या, अब इसमें और क्या होगा कि लेजिस्लेटिव और ये को एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करेगा। तो ये क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, कि गिच हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए अब ये सेपरेट करेगा। तो इसके बारे में हम लोग फीचर्स में देखेंगे। Increasing complexity of administration and expansion of British territory necessitated reform in administrative institutions। ये क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वही है, अलग क्यों किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा देखो, एक तो बोल रहे कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा था, और एक चीज इधर से ये भी हो रहा था कि अभी तक बहुत ज्यादा टेरिटरी एक्वायर कर चुका था, बहुत ज्यादा टेरिटरी ब्रिटिश कंपनी के पास था, इंडिया का पूरा एक्सपेंशन हो चुका था, तो वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए कुछ कुछ रिफॉर्म्स चाहिए थे, इसीलिए भी इसको लाया गया। This was the last charter act passed by Indian Parliament for the East India Company। ये लास्ट चार्टर एक्ट था। ऐसा आपको लग रहा है क्यों, क्यों, इसका कुछ रीजन होगा ना कि ये लास्ट क्यों है। क्योंकि कंपनी जो है ना, हर बार वादा करती थी, कहाँ कब से, 1765 से आप मान लीजिए, हर बार वादा करती थी कि हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, लेकिन वो दे ही नहीं पाता था। वो हर बार उसमें मिस कर जाता था, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करके मिस कर जाता था, अच्छे से दे ही नहीं पाता था, पूरा पैसा देता ही नहीं था, फिर भी बकलोल बना के रखता था। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला अब और हम लोग इसको नहीं झेलने सकेंगे, ये कुछ भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ढंग से रह नहीं रहा है, इससे ज्यादा हम लोग खुद से कमाते। तो इन लोग क्या करता है, बोला कि इस बार चार्टर पास तो कर दिया, लेकिन इसमें वो टेन्योर के बारे में बात ही नहीं हुआ। टेन्योर जो है ना, हर बार 20 साल हम लोग देख रहे थे, 20 साल उसके बारे में बात ही नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, तो और इसके साथ साथ इत्तेफाक से कुछ और भी हो जाता है। इसके बाद रूल्स रेगुलेशन सारे चेंज हो जाते हैं, क्राउन रूल में आ जाता है। ठीक है, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वे सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अब अलग अलग कर दिया गया, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा घिच हो रहा था, एक साथ काम नहीं कर पा रहा था। अब अगर अलग अलग कर दिया गया, तो ऐसे 6 आदमी में से 3 आदमी इधर, 3 आदमी इधर, कहाँ से होगा। 3 आदमी में कुछ रूल होगा, 3 आदमी में बेस चलेगा नहीं ना चलेगा। अब इसलिए क्या करेगा, 6 new members were added to the council which came to be known as Indian Legislative Council। 6 को नया मेंबर ऐड किया गया। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, कौन था, 1 ये गवर्नर जनरल, फिर 4 ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर ये एक लॉ मिनिस्ट्री, ऐसा था। फिर इधर क्या था, 6 न्यू मेंबर्स और ऐड किया गया, और ये 6 मेंबर, टोटल 12 मेंबर हो गए, 6+1+4+1 12 हो गए। 12 मेंबर को क्या कहा जाने लगा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। काउंसिल कहा जाने लगा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा पहली बार। अब देखना, अब धीरे धीरे पार्लियामेंट बन जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, सालों साल जाएंगे तो आप पार्लियामेंट बन जाएंगे। ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो मिनी पार्लियामेंट जैसा काम कर रहा था, विद सेपरेट डेलिब्रेशन ऑफ लॉ मेकिंग, जिसके पास एक अपना पावर था सेपरेट, जिससे वो लॉ मेकिंग, लॉ बना सकता था। ठीक, द एक्ट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द रिक्वायरमेंट टू द सिविल सर्विसेज। तो अब 1833 में बात हुआ था इसके बारे में, ओपन कंपटीशन के बारे में, लेकिन उस टाइम ऑपोजिशन वालों ने बोला कि नहीं होने देंगे। वहाँ के जो अपोजिशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करेंगे इंडियंस को ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, इंडियंस लोग हम लोग के ऊपर चढ़ सकते हैं, हम लोग के ऊपर नहीं, ये मतलब बोलेगा नहीं कि अब हम तुम लोग के ऊपर चढ़ के बात कर रहे हैं, ऐसा होगा तो आप मत कीजिए, बोलता है, दिक्कत होगा। लेकिन 1853 में क्या हुआ, 1853 में बोला कि नहीं, वो तुम लोग बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, जरूरी है ये चीज, तो बोलता है ठीक है,
लाते हैं इसको, सिविल सर्विस को लाया गया। इंडियंस वर अलाउड टू कम्पीट बेस्ड ऑन मकाले कमेटी ऑफ रिपोर्ट। तो अब है, लेकिन वही है, कंडीशंस तो आपको पता है, बहुत एकदम लिमिट लिमिट करके रख दिया था। लंदन में एग्जाम होगा, हिस्ट्री हिस्ट्री सब वहाँ का, एज एकदम फिक्स्ड एज, कितना कम एज था। ठीक है। द एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी फिक्स टेन्योर फॉर द कंपनीज रूल इन इंडिया। और ये जो एक्ट है इसमें वो, हाँ, कोई रूल के बारे में बताया नहीं कि आप 20 साल तक फिर से रहेंगे, उसके बारे में बात नहीं किया गया। इसके बारे में अभी जस्ट बताया, घाटा में रह रहा था, घाटा में कंपनी को चला चला रहा था, इसीलिए ये चीज किया गया। प्रीवियस एक्ट्स में जो बता रहा था ना हर बार कि 20 साल तक रहेगा, 20 साल तक रहेगा, अब इसमें कुछ बात नहीं किया है। मोनोपोली तो दूर का बात है, अब तो चार्ट में ये भी नहीं बताया गया कि बेटा तुम अब 20 साल रहोगे कि नहीं रहोगे, इसके बारे में बात ही नहीं हुआ है। ठीक है। For the first time, local representations were introduced. Members were nominated by the government of Bombay, Madras, Bengal and Agra. ये अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे, अगर आप नए पढ़ रहे हो, पहले बार पढ़ रहे हो, तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि 1853 में मतलब लोकल्स को, इंडियंस को डाला जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो गोरे आदमी ही है, गोरे आदमी ही है। गोरे आदमी का मतलब क्या? मतलब जो बंगाल में मान लो कि जो छोटे छोटे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा, ये सब जगह के जो ये हैं, मतलब गोरे गोरे जो नीचे काम कर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट में काम कर रहे हैं, उन लोग यहाँ पे मतलब डिसीजन मेकिंग में आ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग नहीं, सॉरी, थोड़ा एक बार मैं एक बार फिर से पढ़ ले रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड, मेंबर्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। हाँ, देखो, सबसे पहले तो मैं अच्छे से क्लियर करूँ। सबसे पहले देखो, 1+4+1 समझ आ जाना चाहिए कौन सा है। ये गवर्नर जनरल, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 1 लॉ मिनिस्टर। ठीक है, इधर 6 मेंबर था। 6 मेंबर के बारे में कहा, किस में बात किया गया था, ऐड करेगा, इसी में बात किया गया था। अब 6 मेंबर ऐड करने का बात किया था, तो 6 नंबर मेंबर में से 4 मेंबर कौन होंगे? फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड, मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। 4 जो होंगे ये नॉमिनेटेड होंगे। अब इसका मतलब ये मत सोचिए कि ये इंडियंस हैं, इंडियंस नहीं है, ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या होता है? लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ये इंडियन नहीं है, ये गोरे लोग ही हैं जो थोड़ा नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो वहां पे नॉमिनेट होके वहां रहेंगे। तो वो चीज है, गोरे आदमी ही है, ना कि यहाँ पे वो इंडियंस को लाए गए हैं। लेकिन हाँ, एक तरीके से तो बोल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा तो डिसेंट्रलाइज हुआ है। हाँ, ये तो है, इसीलिए मैंने 1833 रखी, उसको रखा। ठीक है। किया गया क्यों? क्योंकि रिफॉर्मर्स जो लोग थे ना, उन लोग बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे। उन लोग तो बोल रहे थे इंडियंस को ऐड करो, लेकिन उन लोगों ने थोड़ा खेल खेल दिया, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज किया, लेकिन उन लोगों ने इंडियंस को नहीं रखा। ठीक। अब क्या है? द लेजिस्लेटिव प्रोसेस बिकम मोर एक्सक्लूसिव एंड डेलिबरेटिव, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन काउंसिल डेवलपमेंट। तो ये पहली बार बोल रहा है कि देखो, ये इंक्लूसिव हुआ। इंक्लूसिव कैसे हुआ? अब लोकल्स को भी ऐड कर रहा है। अब सेंट्रलाइज था, लेकिन अब लोकल्स को ऐड कर रहा है, भले ही वो गोरे आदमी है, लेकिन स्टार्ट तो हुआ। तो ये इंक्लूसिव हो गया। तो फिर ये फिर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब ये और फाउंडेशन रखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का, डेवलपमेंट का। अब इसके बाद धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होगा, और ऐसे ही करके हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो ये है इंडियन 1857 का रिवोल्ट, जिसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, उसमें क्राउन रूल आ जाता है। तो ये क्यों आता है? ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसा आ गया? क्या हो गया, मतलब इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी रूल से क्राउन रूल क्यों चला गया। काफी सारे रीजन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन फिर लेके आऊंगा। थैंक यू।